हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम पढ़ेंगे। हमने पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या मसल्स कैसे हमारे नर्व्स फाइबर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी लेसन का ये सेकेंड टॉपिक आता है इसमें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट रिक्वायर्स लाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो उसको डेवलपमेंट के लिए लाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो ग्रोथ भी करता है और उसकी डेवलपमेंट भी होती है। तो इन सबको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सिग्नल, रेगुलेट एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स जो हम बाहर से रिक्वायर्ड की जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं, जो उसकी ग्रोथ को और उसकी जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, इसकी डेवलपमेंट है, सिग्नलिंग पाथवे है, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो कलेक्टिवली में अगर हम बात करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो स्पेसिफिक हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन, जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। तो बताना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। ऐसे कि रेगुलेटर कोई अलग चीज नहीं होती है, उनको हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन को ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच गवर्न ऑल द फैक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे होनी है, उन सब फैक्टर्स को वो क्या कर लेते हैं, गवर्न करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके ऊपर कमांड करते हैं जिस तरीके से उसको होना। वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। और इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स विच आर आइदर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज और प्रोड्यूस्ड नेचुरल विद इन द प्लांट। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज करके दे देते हैं प्लांट्स को, जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रेगुलेट होती है। मोस्ट ऑफ केसेस क्या होते हैं कि प्लांट उनको रिक्वायर्ड अपनी बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन करता है। दे प्रोफाउंडली कंट्रोल एंड मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द प्लांट। इनका काम क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करना, उसकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, उसके अंदर कैसे कैसे मोमेंट्स होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है वो सारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स है जो वो करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के मोमेंट्स भी होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट एक ही जगह पर खड़े होते हैं, स्टैटिक होते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक मोमेंट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे होते हैं। तो उन सबको रेगुलेट करने का काम फाइटो हार्मोन्स करते हैं। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन देयर एक्शंस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स। एक तो जो ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, एक क्या है जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये हार्मोन्स हैं, ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो टू टाइप्स के हार्मोन्स हैं, इनहिबिटर और प्रोमोटर। प्रोमोट जो उसको बढ़ावा देते हैं, इनहिबिट जो उसको बंद करते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन इंक्रीज करते हैं ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों के अंदर काउंट किया जाता है, कि कहीं पर ये फंक्शन इनहिबिटर की तरह काम करता है, कहीं पर ये फंक्शन प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इसको प्रोमोटर भी हो सकता है और वो इनहिबिटर भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स, अगर हम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो किस तरीके की ग्रोथ्स होती हैं उसके अंदर। प्राइमरी और द सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एट द रूट एंड द शूट एपिक्स डिवाइड माइटोटिकली एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती है, वो सेल्स जिनके अंदर एक्टिविटी डिवाइड करने की पॉसिबिलिटीज अभी तक प्रेजेंट है।
जो कंटिन्यूस डिवाइड कर रही हैं, जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, उन सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और वो जो हमारा प्लांट की रूट और शूट होते हैं उनके टिप्स पर प्रेजेंट होती है, जिससे उनकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम बात करते हैं, ये रूट का टिप है नीचे की तरफ और ये शूट का टिप है ऊपर की तरफ, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज हो रही, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता रहेगा, तो उसकी क्या है, लेंथ है जो वो अपर की तरफ भी और लोअर की तरफ भी बढ़ती रहेगी। रूट्स में होगी तो नीचे की तरफ आएंगी वो मोमेंट्स, क्योंकि रूट्स क्या होती हैं, अंडर द ग्राउंड होती हैं, और ये अबव द ग्राउंड है तो ये इसकी लेंथ को बढ़ाएंगी अपर की तरफ। और ये रूट्स हैं तो इसके जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेशन करने में ये हेल्प करती हैं। तो वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी मतलब पहले जो ग्रोथ होगी, पहले क्या कि जो बॉडी है उसमें मेनली उसी लेंथ वाइज जो ग्रोथ हो रही है, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि इस लेंथ के अंदर अब इसका मोटापा है, डायमीटर बढ़ता है, जब इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी बाय द डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंड यहाँ पर जो इसकी अगर हम बात करते हैं, एक प्लांट इस तरीके से है, इस प्लांट की जो ये ग्रोथ यहाँ से बढ़ रही है, गर्थ जिसकी मोटाई प्लांट की जो मोटाई बढ़ रही है, दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और किस वजह से होती है, मेरिस्टेम की वजह से होती है। सेकेंड इज अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड जिसका कोई लिमिट्स ही नहीं होती है, प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो फ्रॉम द जर्मिनेशन स्टेज टू देयर डेथ, दैट इज द अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट्स पार्ट्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन साइज। एक साइज गेन करने के बाद प्लांट्स क्या कर देते हैं, अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स में होते हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, फ्लावर को छोड़ के जहां भी ग्रोथ हो रही है उन प्लांट्स के पार्ट के अंदर, तो हमको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तो होती है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के ड्यूरेशन में फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही है, उन सबको बोलते हैं हम ग्रोथ, ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर से होता है, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं। फ्लावरिंग आना, फ्लावरिंग का टाइमिंग जो भी है, कितना बड़ा फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस में है, जिस तरीके से भी हो रहा है वो, उस ग्रोथ को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। फैक्टर्स देखते हैं हम कौन से हैं, और उसके साथ इसके मोमेंट्स भी देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को कौन से फैक्टर हैं जो वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लाइट की। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सबको पता है इस बात को कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन उस फूड को सिंथेसाइज करने के लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की। दे रिक्वायर लाइट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। लिमिटेड लाइट और द अब्सेंस ऑफ इट ग्रेटली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। या तो कम मिल रही है उसको लाइट, या फिर बिल्कुल ही अब्सेंस है लाइट की, सनलाइट की बात होती है यहाँ पर जब भी लाइट की लिखा जाएगा, तो वो सनलाइट उसको मिलती नहीं है, तो उसकी प्लांट की ग्रोथ क्या है, अफेक्ट होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, लाइट ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस द मोमेंट ऑफ स्टोमेटा, क्लोरोफिल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड वेरियस अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितनी हाई कोई इंटेंसिटी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, क्वालिटी क्या है उस लाइट की, रेड है, ब्लू है, किस तरीके की लाइट है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए दी गई है। तो ये सब क्या करती हैं, उसके स्टोमेटा के मूवमेंट्स को, क्लोरोफिल के सिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को, और भी जो इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो उस प्लांट्स के अंदर होते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, फूड का सिंथेसिस है, फूड सिंथेसाइज होकर ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर फूड कम सिंथेसाइज होगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं होगी, उतना अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंथेसाइज तो हुआ ही नहीं है। तो उन सबको अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली लाइट का प्रोसेस। तो लाइट आल्सो इंक्रीज फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग। फ्लावरिंग की ड्यूरेशन और फ्रूटिंग की ड्यूरेशन की हमें पता है कि ये समर वेकेशन, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, तो उसमें फ्लावरिंग के लिए उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर वो रबी की फसल है तो उसको सनलाइट की जब फ्लावरिंग के रिक्वायरमेंट, जो रबी की फसलें होती है वो मार्च अप्रैल में जाके फ्लावरिंग होती है उनके अंदर, तो उनको सनलाइट की ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए होती है। तो इसको भी अफेक्ट करने का काम कौन करता है, लाइट करती है। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द डेज आर शॉर्ट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रिटार्डेड। जब सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट
कम होती है, क्योंकि सन की प्रेजेंस कम होती है तो लाइट भी कम आती है, तो उसमें क्या प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, बहुत कम होती है और वो उसको रिटार्ड कर देती है, कम कर देती है। तो एक मोमेंट्स होता है फोटोट्रोपिज्म, ये मोमेंट्स है, इसके साथ साथ करवा रही हूँ, जैसे जैसे फैक्टर्स हैं उनके साथ साथ। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स मोमेंट्स, टुवर्ड द लाइट मोमेंट्स, प्लांट्स जब टुवर्ड द सनलाइट मोमेंट करता है दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। प्लांट्स है ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम पार्ट है, लीव्स हैं, और ये इसकी क्या है पूरी अपर शूट पार्ट है, ये रूट पार्ट, ये शूट पार्ट, शूट पार्ट में इसकी स्टेम है, लीव्स हैं और इसकी टहनियां हैं, ये सब कुछ। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। नेगेटिव मतलब वो उसकी तरफ नहीं जाती, उससे दूर जाती हैं। पॉजिटिव क्या होता है, उसकी तरफ आना होता है, नेगेटिव उससे दूर जाने को बोलते हैं, अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो ये क्या है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। और स्टेम क्या होती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करती है कि वो टुवर्ड द सनलाइट उनका ग्रोथ है वो होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सन, अगर ये प्लांट है जो यहाँ पर शेडिंग रीजन्स में है और इसको इस रीजन से सनलाइट मिलती है, तो ये प्लांट की मूवमेंट सनलाइट की तरफ ही होती है। प्लांट बेंड डाउन हो जाएगा टुवर्ड द लाइट, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द सनलाइट दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। होता है किस वजह है, ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ऑक्सीजन का जब हम फंक्शन करवाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से करवाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, कि मोमेंट्स ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स टुवर्ड द सनलाइट, दैट्स मोमेंट्स आर कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर की, जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत रिक्वायर्ड होता है। प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना वाटर के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। 90% ऑफ वाटर प्लांट बॉडी कंप्राइज द वाटर, प्लांट की बॉडी को 90% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलता है तो वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। प्लांट प्रेजेंट इन द सोइल इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट विच अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स अलोंग इट, सोइल के अंदर से लेता है वाटर वो, बिलो द सोइल वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, साल्ट है, जो भी आयंस होते हैं वो सभी क्या यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर इस रूट्स के थ्रू क्या करता है, स्टेम तक पहुंचता है। वाटर कीप्स द प्लांट हाइड्रेटेड, वाटर क्या करता है, वाटर से प्लांट क्या हाइड्रेटेड होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ द वाटर, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज द डिहाइड्रेशन, लेकिन यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या है, हाइड्रेटेड कंडीशंस में। तो इस तरीके का मोमेंट्स भी होता है एक हाइड्रोट्रोपिज्म, कि जो वाटर का प्लांट का मोमेंट है वो टुवर्ड दी वाटर होता है, तो दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें क्या होती है, रूट्स जो होती हैं वो क्या है, अब पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है, क्योंकि टुवर्ड दी वाटर मोमेंट से वाटर की तरफ क्या करती है, मोमेंट्स करती हैं। और वाटर कहाँ है, बिलो द सोइल है, और ये जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ इनकी ग्रोथ है वो हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं टुवर्ड या फिर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो हमारी स्टेम होता है या फिर शूट पार्ट होता है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। तो शूट है अबोव द अवे फ्रॉम द वाटर, और ये रूट्स क्या करती हैं, टुवर्ड द वाटर मूवमेंट्स करती हैं या फिर ग्रो करती हैं। इस तरीके का मूवमेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ तो जैसे नीचे था तो डायरेक्टली हो रहा था, अब यहाँ जैसे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है और यहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, तो रूट्स का मूवमेंट्स क्या है, ग्रोथ भी उसी तरफ हो गई है, ये इनकी डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो गई है। तो इस मोमेंट्स को बोलते हैं हम टुवर्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म, कि मोमेंट्स ऑफ रूट्स या फिर मोमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द वाटर, दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये तो सूट पार्ट तो क्या होता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है, और रूट्स क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर की, जो उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। प्लांट ग्रोथ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक मिनिमम या फिर एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर उसकी ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो स्पीड अप हो जाती है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड जर्मिनेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
फोटोसिंथेसिस सबको पता है, जर्मिनेशन है कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, सॉइल मिल गई सीड को, वहां पर वो क्या कर जाता है, टूट जाता है, और टूट के आगे क्या है, वो ग्रो कर रहा है जिस भी तरीके से, डाइकॉट है तो डाइकॉट और मोनोकोट है तो मोनोकोट, उससे लीव्स क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जर्मिनेशन का प्रोसेस है। लो टेम्परेचर होगा तो ये ग्रोथ क्या है, रिटार्ड्स हो जाएंगे या फिर स्लो डाउन हो जाएंगे। तो टेम्परेचर भी बहुत एक रोल है जो उसकी प्लांट की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं हम थर्मोट्रोपिज्म, कि मोमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द टेम्परेचर। Thermotropism is the movement of a plant or a part of plant in response to change in the temperature. जैसे ही चेंज होगा टेम्परेचर वैसे ही जो उसके मोमेंट्स है प्लांट के वो भी चेंज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम थर्मोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोट्रोपिज्म क्या है, एक रोडोडेंड्रॉन्स, इसके अंदर क्या होता है, इट इज क्लासिफाइड एज हैविंग द थर्मोट्रोपिज्म और द टेम्परेचर सेंसिटिव लीफ मोमेंट्स। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो इसके लीव्स इस तरीके से अपने पास पास इकट्ठा रहते हैं, और जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो ये देखो इस तरीके से फैल जाते हैं। तो उसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से क्या है, इसके अंदर ये मोमेंट्स हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम थर्मोट्रोपिज्म। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है जो रोडोडेंड्रॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये है आपका थर्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, एक मोमेंट्स है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स होता है अर्थ, तो जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, जियोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी या फिर टुवर्ड द ग्रेविटी। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो डाउन विद ग्रेविटी, टुवर्ड द ग्रेविटी होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इस तरीके से होता है। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, शूट जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो ये आपको याद रखना है कि रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और स्टेम क्या होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और नेगेटिव में क्या होता है कि ग्रोथ है जो प्लांट की वो अपोजिट होगी टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का पुल क्या होता है, सेंटर में होता है, टुवर्ड द सॉइल होता है, फिर टुवर्ड द अर्थ होता है, और रूट्स क्या होते हैं, टुवर्ड द अर्थ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, और शूट क्या है, अवे फ्रॉम द सॉइल या फिर अवे फ्रॉम द बेसल पार्ट है जो उससे ग्रो करती है। तो दैट्स व्हाई दे शो द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। एक ट्रोपिज्म और एक मोमेंट्स होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होगा, व्हेन दे टच द स्पोर्ट दे कॉइल अराउंड एंड हेल्पिंग टू प्लांट क्लाइंब एंड ग्रो अपवर्ड। ये है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म कि जैसे ही उसको एक क्लाइंबर्स में होता है, क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी प्लांट्स का या किसी भी पार्ट का सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ वो मूवमेंट्स करते हैं। कि जैसे ये वीक स्टेम होते हैं क्लाइंबर्स के, वो क्या करेंगे, जैसे ही उसको कोई भी सपोर्ट मिलेगा, इसके टेंड्रिल्स क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में इस तरीके से सर्कल कर लेंगे अपने आप को, और ऐसे ही सर्कल करते ही उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो आगे की तरफ फैल जाते हैं। तो इस सपोर्ट को सिस्टम सपोर्ट है जो इसकी तरफ मूवमेंट्स जो हो रहा है, दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म। When they touch the support, they coil around and helping the plants to climb up and grow upward. ये है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये आपको वर्डिंग्स आपको याद रखनी है इनकी, किसका क्या मतलब है। ये है मोमेंट्स हैं ये प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने बताया था कि जरूरत होती है। तो उनमें से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे प्लांट के अंदर भी डिजीज फैल जाती है और जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर ग्रोथ है जो रिटार्ड हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो हम डिफरेंसेस देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको जो उस प्लांट बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, कि लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दे आर प्रेजेंट इन द एक्सेसिव कंसंट्रेशन इन द प्लांट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है तो वो क्या होंगे, एक्सेसिव होंगे। और ये क्या होंगे, लो इन कंसंट्रेशन, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कम है।
इनको मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। ट्रेसेस होते हैं जो जिनका अमाउंट कम होता है, मेजर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कैसे याद करोगे इनको? CHONPSKMgCa, इस तरीके से। C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। CHONPSKMgCa, इस तरीके से। और इसको कैसे माइक्रो में क्या होंगे? FeMnCuZnMoBCl निकल, Ni, इस तरीके से। फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कैल्शियम और निकेल, ये क्या होते हैं? हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी अगर बात करते हैं तो CHO ज्यादातर ये मिलते हैं नॉन मिनरल में, और इनके लिए अगर न्यूट्रिएंट्स में बात करते हैं तो NPK, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल, ये सभी क्या होते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। दे आर नॉट टॉक्सिक टू द प्लांट, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट ही पहले से ही ज्यादा जरूरत होती है। अगर इनकी एक्सेस में हो जाता है तो थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाता है अमाउंट से, तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देते हैं, ये एज ए पॉइजन काम करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे। तो आपको इसको याद करना है CHONPSKMgCa। और इनमें से भी अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन यूज होता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, दैट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये है डिफरेंसेस इनके। अब हम आगे एक बात करते हैं सेनिसेंस की, जो हम अभी हार्मोन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार आएगा सेनिसेंस होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेनिसेंस होता क्या है। लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर कि वो जर्मिनेट करेगा, उसका बर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद उसकी जुवेनाइल स्टेज आती है जिसमें वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है कि जब उसके अंदर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग आ जाती है, फिर वो ओल्ड एज हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये लाइफ साइकिल होता है किसी भी एक प्लांट का, कि जर्मिनेशन, जुवेनाइल, मैच्योरेशन, ओल्ड एज एंड डेथ। ओल्ड एज कॉल्ड द सेनिसेंस इन द प्लांट। जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी तो उसमें प्लांट्स के जो पार्ट्स थे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेनिसेंस इन द प्लांट। सेनिसेंस बायोलॉजिकली प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसके प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं वो उस प्लांट को छोड़ देंगे या डैमेज हो जाएंगे या फिर वो उससे डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से कि जो प्रोसेसेस होते हैं दैट आर द सेनिसेंस प्रोसेस। This stage leads to the complete loss of organization, function and finally complete inhibition of the life activities। जैसे कि वो धीरे धीरे क्या है, सेनिसेंस के बाद क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। Thus the senescence is the penultimate stage of the life। पेनल्टीमेट होते हैं कि लास्ट से पहले वाली, और लास्ट स्टेज क्या है? डेथ। और डेथ से पहले की जो स्टेज है दैट इज द सेनिसेंस। अगर हम नॉर्मल बात करें तो बुढ़ापा, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर बुढ़ापा आता है वही प्लांट्स के अंदर क्या है? सेनिसेंस है। बट डेथ इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेनिसेंस। लेकिन डेथ सेनिसेंस का पार्ट नहीं है, कि मौत है जो उसकी, प्लांट की मौत है जो, वो सेनिसेंस नहीं है। उससे पहले की जो स्टेज है दैट इज द सेनिसेंस। मेरिस्टेम्स डज नॉट अंडरगो सेनिसेंस एंड आर कंसीडर्ड द पोटेंशियली इमॉर्टल। मेरिस्टेम जो होती है प्लांट की, उसके अंदर सेनिसेंस नहीं होता, वो हमेशा ग्रो करती रहती है, तो इसलिए उसको बोला जाता है पोटेंशियली इमॉर्टल, कि वो क्या है? जिंदा रहेगी हमेशा। वो इमॉर्टल को बोलते हैं ना जो लाइफ लॉन्ग रहता है, जिसकी मौत नहीं होती, अमर। तो ये पोटेंशियली अमर है, इमॉर्टल है, क्योंकि इसके अंदर की जो प्लांट सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो हमेशा डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखती है। दैट्स वाई दे आर पोटेंशियली इमॉर्टल। तो ये सेनिसेंस है। तो हम बात करते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहले बात करते हैं कि इट वाज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि अचानक से वो एक डिस्कवरी हो गई थी, वो उसको खोज नहीं रहे थे, वो अचानक से हुआ था। वो किसी और काम चीज के लिए उसके ऊपर फंक्शन या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट के ऊपर। चार्ल्स डार्विन और उसका जो बेटा था वो ऐसे ही किसी प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो अचानक से हुआ था उनके लिए। तो उस अचानक हुए किसी भी डिस्कवरी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेरेंडिपिटी।
तो दो इट वाज सेरेंडिपिटी, इनिशियल स्टेप ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बिगिन विद द चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन। उसके सन का नाम था फ्रांसिस डार्विन। डार्विन की एक थ्योरी भी आती है इवोल्यूशन की, मैं आपको करवाएंगे छोटी सी थ्योरी आपके लिए। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसको डिस्कवर किया था। दे ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास की जो कोलियोप्टाइल होता है, अपर रीजन जो होता है, उसके अंदर कैसे ग्रोथ हो रही है वो उसको डिस्कवर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पर कोई वो लाइट सोर्सेज की तरफ मोमेंट्स हो रही है उस ग्रास की, जिसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्योंकि मोमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द लाइट को हम क्या कहा था, अभी तो बताया था कि वो क्या था, फोटोट्रोपिज्म, और वो कैनरी ग्रास के अंदर हो रहा था। तो धीरे धीरे उन्होंने बाद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ये पाया कि प्रेजेंस ऑफ ए ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द कैनरी ग्रास टुवर्ड द लाइट, कि उसके अंदर कुछ ऐसा एक केमिकल प्रेजेंट है उस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के ऊपर कि जो उसकी ग्रोथ है उसको वो लाइट की तरफ मोमेंट करवा रहा है। जो ग्रोथ है कैनरी ग्रास की, उसको टुवर्ड द लाइट मूव करवा रहा है। दैट ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस वाज नोन एन ऑक्सिन। उस ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस को क्या कहा गया था, ऑक्सिन, और जो बाद में F.W. वेंट ने अलग से आइसोलेट करके वहां से निकाला था। जो एक्सिल पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्सिल जो टर्मिनल पार्ट होता है। तो ये अचानक से हुई थी इसकी डिस्कवरी। तो ये इस तरीके के जो मोमेंट्स होते हैं इसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सन है, इस तरीके से अगर सन यहाँ है तो उसके मोमेंट्स यूँ होंगे, अगर सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो धीरे धीरे वो प्लांट इस तरीके से मूव कर रहा है, बैंड आउट कर रहा है। उसके बाद बहुत से प्लांट रेगुलेटर्स हैं, जैसे जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड, वो भी एक अचानक से मिला था, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स के अंदर मिला था, जो क्वारोशावा ने निकाला था। इसको भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई थी अलग अलग। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। इसको पढ़ लेने से कुछ समझाने की आपके लिए जरूरी बात नहीं है, वही बातें हैं जो पीछे हमने आपको करवा दी हैं कि ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं और केमिकल सब्सटेंसेज जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और बाद में इनको फाइटोहॉर्मोन्स के नाम दिया गया था। अलग अलग हार्मोन्स हैं, ये रेगुलेटर हैं, इनहिबिटर हैं। तो 5 टाइप्स के हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। 5 हार्मोन्स होते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर और इनहिबिटर जो हमने आपको पहले बता दी हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन को इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों के अंदर काउंट किया जाता है। तो 5 टाइप्स के हार्मोन हैं। आपको इसमें से हार्मोन्स का नाम और उनके फंक्शंस को याद करना है कि किसका फंक्शन कहाँ है और प्रेजेंस कहाँ होती है उसके। तो फर्स्ट हार्मोन है जिसको ऑक्सिन नाम दिया है। सबसे पहले वो चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था, वेंट ने उसको वहां से आइसोलेट किया था। ऑक्सिन के और भी बहुत सारे नाम हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, अगर ये लिखा हुआ है दैट्स वाई वो भी ऑक्सिन का ही नाम है। अदर रिलेटेड कंपाउंड्स जो ऑक्सिन की तरह एक्ट करते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, ये जनरली मिलता कहाँ पर है, एट द पॉइंट ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, वो बिल्कुल टिप पार्ट्स पर प्रेजेंट होता है। वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टिप पर बनता है, उसके बाद ये प्लांट पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। These plant hormones include both natural and synthetic forms, दोनों फॉर्म होते हैं इसके अंदर, नेचुरल फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं, आप सिंथेसाइज करके भी प्लांट को दे सकते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ये नेचुरली प्लांट के अंदर से मिलते हैं। और नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड द 2,4-डाइक्लोरोफिनॉल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्सेज। आप इनको सिंथेटिक सोर्सेज से भी निकाल सकते हो या फिर बना सकते हो। नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सिन की तरह ही फिर काम करते हैं। तो दो इसकी नेचुरल फॉर्म और दो इसकी सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। ऑक्सिन जो हमारा टर्मिनल पार्ट्स है, रूट है चाहे स्टेम है, उसके टर्मिनल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, जो हमने फोटोट्रोपिज्म कहा था, फोटोट्रोपिज्म के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन कहाँ बनता है, टर्मिनल बर्ड्स के ऊपर बनता है। जब सन यहाँ प्रेजेंट है तो इक्वल जो सनलाइट है वो उसकी
जो प्लांट का पार्ट है उस पर इक्वल मिल रही है, ये टर्मिनल है, यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नॉर्मल होगी जिस तरीके से सनलाइट की प्रेजेंस है। अगर सनलाइट अबोव है तो प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन इक्वल अमाउंट अराउंड द शूट ग्रो स्ट्रेट। तो वो क्या करेगी, जो शूट होगी वो स्ट्रेट ग्रो करेगी। अब जैसे ही सनलाइट क्या होगी, सन ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ पर इस तरीके से गया, तो उसमें क्या होता है कि अब वो उसके इस पार्ट को, जिस पार्ट को सनलाइट मिलती है वहां पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, वो सेल्स बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी, इस वाली सेल्स को मिल नहीं रहा है तो ये यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इनके अंदर ग्रोथ होगी बेंड डाउन हो जाएगा। यहाँ इसके फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सीजन नीचे की तरफ क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे सनलाइट, इसलिए क्या करती हैं कि जो ये लाइट्स हैं, मोमेंट्स है जो प्लांट्स का, वो टुवर्ड द सनलाइट शो होता है। इसकी फॉर्मेशन होती है सीडी रीजन में, और ये टर्मिनस से फिर क्या करेगा, इस तरीके से जो इसकी ग्रोथ है सेल्स की वो होगी, और इन सेल्स की ग्रोथ होने की वजह से ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से मुड़ जाएगा। सनलाइट फ्रॉम वन साइड, जब एक तरफ से होगी तो जब सन इरेडिकेट द ऑक्सीजन ऑन द सनी साइड एंड कॉजिंग द सेल टू द सीडी साइड ग्रोन लॉन्गर। जो हमारी यहाँ पर रीजन प्रेजेंट था सनलाइट का, यहाँ ऑक्सीजन बना, शेड रीजन में वो ट्रांसपोर्ट हो गया उन सेल्स के ऊपर। जो सेल्स शेड्स में प्रेजेंट थी, छाया में थी, उनके ऊपर वो मिल गया, ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन जो है, उसकी वजह से सेल का इलोंगेशन हुआ, और इलोंगेशन होने की वजह से क्या हो गया, वो बेंट हुआ। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस मेक्स द टिप पॉइंट टुवर्ड द सन। तो इसकी वजह से जो सन की तरफ है, जो प्लांट का पार्ट्स का टिप है वो टुवर्ड द सन बेंट डाउन हो जाएगा। फॉर्मेशन उसकी यहाँ पर होगी ऑक्सीजन की, सेडी रीजन है जो उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होते ही क्या करेगा, वो वहाँ की सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ होने की वजह से वो जो पार्ट है, वो प्लांट का टिप है, वो बेंट हो जाएगा टुवर्ड द सन। तो आपको पता करना है कि बनती कहाँ है, ऑक्सीजन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ट्रांसपोर्ट होगा सेडी सेल्स को जो शेड में है, छाया में है, दैट मीन्स कि जिन सेल्स के पास सन की लाइट नहीं पहुंच रही है वो वहां तक जाएगा, और वहां की सेल्स अपने आप को इलोंगेट करेंगी, क्योंकि वो एक हार्मोन का फंक्शन है कि वो सेल्स के अंदर डिवीजन करेगा, वो इलोंगेट होंगे, और इसकी वजह से ये क्या है, जो सन की तरफ है प्लांट का पार्ट वो मूव कर जाएगा, बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके साथ साथ और भी फंक्शंस हैं ऑक्सीजन के, वो देखते हैं। फर्स्ट है फैसिलिटेट फ्लावरिंग इन द प्लांट। प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन की वजह से होती है। प्लांट के अंदर प्रोपेगेशन मोमेंट्स हैं, उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसके अंदर उसको कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। यूजिंग बाय गार्डनर्स टू कीप द लॉन फ्री फ्रॉम वीड्स, वीडिसाइड की फॉर्म में यूज किया जाता है कि वीड्स को वो किल कर देता है। इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन द स्टेम कटिंग। आपने कहीं भी स्टेम कट करके लगाई है, अगर उसको आप ऑक्सीजन दे देते हो तो वहां पर रूट की फॉर्मेशन करना वो स्टार्ट कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब कि राइपनिंग होने से पहले फ्रूट्स का गिरना, और लीव्स का फोटोसिंथेसिस या फिर सेनेसेंस से पहले जो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स है उसको प्रिवेंट करता है। रेगुलेट जाइलम डिफरेंशिएशन एंड असिस्ट इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को असिस्ट करता है, जाइलम की डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करके रखता है कि जाइलम कैसे डिफरेंशिएट होंगे। ऑक्सीजन आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड और वीडिसाइड की फॉर्म में यूज किया जाता है। यूज टू प्रोड्यूस फ्रूट विदाउट प्रोसीडिंग फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आप प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो तो वहां पर फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोमोट नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ द ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स। एब्सिसेंस जो होता है उसको प्रोमोट करता है कि जो भी ओल्ड लीव्स हैं वो गिर जाएं, और न्यूली लीव्स हैं उसको बचा के रखता है। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब कि लेंथ वाइज प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ावा देना। ऑकर इन विच द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड इज इनहिबिटेड बाय द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड। कि अगर प्लांट की सिर्फ लेंथ वाइज ग्रोथ हमें बढ़ानी है तो हम क्या कर देते हैं, साइड्स के जो प्लांट्स पार्ट्स हैं उनको कट कर देते हैं, और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते होगी, जिसकी वजह से वो एपिकल डोमिनेंस शो करता है।
क्योंकि एपिकल पार्ट्स के ऊपर ही क्या है, ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है। शूट कैप कैन बी रिमूव्ड, कई बार क्या कर देते हैं हम, जैसे जैसे हमें अगर गर्थ बढ़ानी होती है तो प्लांट्स का जो पार्ट है उसको हम ऊपर से कट कर देते हैं, अब इससे उसकी क्या होगी, मोटाई बढ़ेगी। अगर हम साइड्स के पार्ट्स को कट करेंगे तो उसकी लेंथ वाइज बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट एंड शूट के टिप्स में प्रेजेंट होता है, तो अपेक्स पार्ट्स में जो प्रोडक्शन है वो इसका बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो शूट है और रूट है उनका अपेक्स या फिर लेंथ वाइज उसके अंदर जितना भी मोमेंट्स है, ग्रोथ है, वो प्रेजेंट होती है। ये है ऑक्सिन के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, एक्सटेंसिवली केमिकल सब्सटेंस का फैमिली है, जिसको हम एंट जिब्रेलिन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट जिब्रेलिन डिस्कवर्ड बाय द वाज द जिब्रेलिक एसिड, जो फर्स्ट जिब्रेलिन निकाला था वो जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में निकाला था। उसके बाद मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन एंड द मैनी गैदर्ड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फंजाई टू हायर प्लांट्स। फंजाई से निकाला गया था जिब्रेलिन, जो एक फिजिकोराई वर्ड्स था जो हमने आपको पहले बताया था। तो फंजाइज के अंदर से जिब्रेलिन निकला था जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को रेगुलेट करता है। वो फंजाई का एक इन्फेक्शन हो रखा था राइस प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से उस राइस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बाद में देखा कि वो एक जिब्रेलिक एसिड है जिसकी वजह से वो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जिब्रेलिक एसिड को हम 2-3 फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे GA1, GA2 एंड GA3। तो हम मेनली बात करते हैं तो जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। ये क्या करता है, मेनली जो इसका मेन प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करवाता है कि सीड के पास जिब्रेलिक एसिड होगा, उसके पहले रूट्स बनना स्टार्ट होगी, फिर हाइपोकोटाइल स्टार्ट होगा कि सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिक एसिड। फंक्शन क्या होते हैं, डिले सेनेसेंस, कि सेनेसेंस कम होगा किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। इन्वॉल्व इन द लीफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना क्या होता है, फैलाना। ये लीफ क्या है, फैल जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। उसके लिए कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। ब्रेक बड एंड द सीड डोरमेंसी, सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा। डोरमेंसी क्या होता है कि उसका उसी फॉर्म में रुक जाना, जैसे सीड्स होते हैं जब तक वो ग्रो नहीं कर रहे हैं या उनको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, जब तक वो ग्रो नहीं करते, तो उसको बोलते हैं सीड की वो डोरमेंट फॉर्म है। तो उसको ब्रेक करके जर्मिनेट करवाना है, तो वो क्या है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना होता है। प्रोमोट बोल्टिंग इन द कैबेज एंड द बीट। कैबेज ये क्या होती है, बंद गोभी जो होती है उसके अंदर जो बोल्टिंग होती है, उसके अंदर उसके पत्तों का इस तरीके से उसके अंदर फॉर्मेशन करना, तो उसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। और जो जिब्रेलिक एसिड है उसकी वजह से होती है। इलोंगेशन ऑफ द फ्रूट, एप्पल है उनके अंदर, और उसकी शेप को इन्हांस करना, ये जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में होता है। यूज्ड बाय द बेवरिंग इंडस्ट्रीज टू एक्सेलरेट द माल्टिंग प्रोसेस, बेवरेजेज बनाना, जो हमारे वाइन्स होती हैं उनके वाइन्स की फॉर्मेशन के अंदर जो माल्टिंग प्रोसेस होता है, बेवरेज इंडस्ट्री जो होती हैं उनके अंदर जिब्रेलिक एसिड की यूज किया जाता है। स्प्रिंग एजेंट होता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम के लिए। शुगर केन जो होता है, गन्ने की जो खेती की जाती है उसमें स्टेम जो इलोंगेट की जाती है, वो उसके लिए भी कौन है, जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन, उसकी लाइफ टाइम से पहले मैच्योरिटी उसके अंदर फास्ट लेके आना, फर्स्ट इन द मैच्योरिटी, और दैट्स वाई कि उसके अंदर सीड की जो फॉर्मेशन है वो जल्दी हो जाए, तो उसको लिए क्या है, जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज द हाइट, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए उसमें भी क्या है, जो जिब्रेलिक एसिड है उसका यूज किया जाता है एक्सेस की लेंथ बढ़ाने के लिए। और जिब्रेलिक एसिड एसिडिक नेचर में होते हैं, डिले सेनेसेंस होता है, सबसे मेन इसका फंक्शन होता है कि सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना। यह है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डेवलपमेंट। जो काइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, वो सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रीजन वेयर सेल डिवीजन ऑकर, जहां पर सेल डिवाइड होंगी वहां पर साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा मिलता है, चाहे वो रूट्स हैं और चाहे वो सूट्स हैं। और रूट और सूट्स के अंदर एपिकल रीजन्स जो होता है वहाँ पर ज़्यादा जो सेल्स का डिवीजन है वो होता है, और वहीं पर साइटोकाइनिन की भी फॉर्मेशन होती है।
दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लीव्स, लिटरल शूट, ग्रोथ्स, क्लोरोप्लास्ट एंड लीव्स। उनकी फॉर्मेशंस में क्या साइटोकाइनिन की हेल्प होती है। तो साइटोकाइनिन का क्या मतलब है, मोर माइटोसिस, कि सेल के अंदर जो माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है उसको इंक्रीज करता है, और मोर माइटोसिस होगा तो बहुत सारी सेल्स की प्रोडक्शन होगी, बहुत सारी सेल्स की प्रोडक्शन होगी तो वो प्लांट की ग्रोथ करवाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स, इस तरीके से इनको बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ओवरकमिंग ए एपिकल डोमिनेंस एंड डिले एज ऑफ लीव्स। जो डोमिनेंस है, एपिकल डोमिनेंस जो है लेंथ वाइज उसका जो बढ़ना है प्लांट का उसको इंक्रीज करता है, और जो एजिंग है, बुढ़ापा है कि लीव्स गिर जाएंगे एजिंग की वजह से, उसको कम करता है। ये है काम है साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन की ये स्ट्रक्चर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। साइटोकाइनिन ए ग्रुप ऑफ प्लांट रेगुलेटर विच आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द परफॉर्मिंग सेल डिवीजन इन द प्लांट रूट एंड शूट सिस्टम। तो उनके अंदर रेगुलेटर का काम करता है, डिवीजन है जो प्लांट की रूट और शूट्स के अंदर उसको इंक्रीज या फिर इन्हांस करने का काम करता है साइटोकाइनिन। तो और फंक्शंस हैं जो इसके साइटोकाइनिन के, ब्रेक द बड एंड द सीड डोरमेंसी, या मैं आपको वर्ड बता दिया कि डोरमेंसी का क्या मतलब होता है। ग्रोथ द प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड होता है जो साइड में ग्रोथ होती है बर्ड्स की, इस तरीके से जो रीजन बढ़ता है यूँ, यहाँ से फिर उसकी बर्ड से क्या होगी, फिर दूसरा प्लांट्स, या फिर अगर इसी बर्ड को यहाँ से हटाकर हम किसी सुटेबल रीजन में लगा देते हैं सॉइल के पास, तो ये न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर जाता है। तो इस लेटरल बर्ड्स को क्या करता है, वो प्रोमोट करता है, जिससे उस प्लांट की गर्थ, लेंथ है, स्टेम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसकी वजह से उसकी गर्थ बढ़ेगी। प्रोमोट सेल डिवीजन एट द एपिकल डोमिनेंस, फ्लावर फ्रेश आएंगे, लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा, सेल डिवीजन को इंड्यूस करेगा। फैसिलिटेट एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन और एंड लेटरल शूट ग्रोथ्स। एडवांटेजियस होते एक तो मेन स्टेम होती है, और एक एडवांटेजियस होता है कि जो वहां से ग्रो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे इसके साइड से। एडवांटेजियस से अलग पार्ट से, मतलब मेन स्टेम पार्ट्स को छोड़कर अलग पार्ट से अगर स्टेम की ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं हम एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन। ऐसे ही एडवांटेजियस रूट्स भी होती हैं, रेडिकल को छोड़कर अगर किसी और पार्ट से रूट की ग्रोथ हो रही है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द एडवांटेजियस रूट। और यहाँ पर क्या होता है, एपिकोटाइल से छोड़कर, तो उसको प्लूमूल से नहीं बनती अगर शूट, तो और किसी पार्ट से अगर शूट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आप किसी प्लांट को साइटोकाइनिन दे दोगे तो उस प्लांट के अंदर एडवांटेजियस शूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूट्रिशन का मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको मोबाइल करवाना, मूवमेंट्स करवाना, जिसकी वजह से डिलेइंग इन द लीफ सेनिसेंस, कि जो लीफ के अंदर बुढ़ापा है, लीफ के अंदर सेनिसेंस है वो कम हो जाएगा। डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग, सेनिसेंस के प्रोसेस को कम करना। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीव्स, नए पत्ते आएंगे, नए लीव्स आएंगे, जिससे प्लांट क्या है, नया दिखेगा, ग्रो होगा, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स हैं वो सब भी क्या उसके अंदर ज़्यादा फॉर्मेशन होंगे। यूज टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द शूट एंड रूट अलॉन्ग विद द ऑक्सिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक रेशियो दिया जाता है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ तक के इसके फंक्शंस, कि साइटोकाइनिन के ये मेन फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, ये है ग्रोथ इनहिबिटर। 1960 में इसको डिस्कवर किया गया था, तो इसको नाम दिया था डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है वो जब ग्रो नहीं करवाता है, जब सीड्स अपनी इसी फॉर्म में रहे कि वो ग्रो ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। तो ये प्लांट को ग्रो नहीं करवाते, तो इसलिए इसको बोला जाता है डोरमेंट। अनदर कंपाउंड है एब्सिसिन सेकंड, वाज डिस्कवर्ड एंड वाज कॉमनली कॉल्ड द एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, सिंथेसाइज किया जाता है स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स के थ्रू। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर्स में ग्रो इनहिबिटर इसकी जो हमारे प्रोमोटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे प्लांट्स को दोनों की ही रिक्वायर्ड होती है, इनहिबिटर्स भी इतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर प्लांट ऐसे ग्रो ही करता रहा तो वो उसके लिए बेनिफिट्स नहीं होता है। कभी ना कभी तो स्टेम्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को रोकना भी होता है, उनको प्लांट की बॉडी के ऊपर या फिर प्लांट की बॉडी से अलग भी करना होता है।
तो इसलिए इसको यूज किया जाता है या फिर इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं। एब्सिसिक एसिड सर्व एज द एंटागोनिस्ट ऑफ द जिब्रेलिक एसिड। एंटागोनिस्ट होते हैं अपोजिट, कि जो एब्सिसिक एसिड है वो जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करता है, कि जो काम जिब्रेलिक एसिड के थे वो उससे उल्टे काम करेगा, उसके एंटागोनिस्ट काम करेगा, अपोजिट काम करेगा। इसलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, स्ट्रेस में है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो प्लांट को जो टॉलरेंस पावर है उसकी उसमें इंक्रीज करता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज या फिर ऐसा टाइम पीरियड होता है कि प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, तो स्ट्रेस में सर्वाइव करने में एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। तो मेनली ये फंक्शन है एब्सिसिक एसिड के फ्रूट की राइपनिंग में, एबायोटिक स्ट्रेस में, बायोटिक स्ट्रेस में, डोरमेंसी पीरियड के अंदर, जर्मिनेशन में, एब्सेशन में, सेनिसेंस में, ये सारे फंक्शंस कौन करवाएगा? एब्सिसिक एसिड। क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, फूड का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। हेल्प इन द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड, मैच्योर कर जाएंगे सीड, डेवलप कर, सीड मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वो प्लांट से फिर क्या है अलग, धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। प्लांट का मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन में है। अभी तो प्लांट स्टोमेटा क्लोज हो रखे हैं, फूड का सिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या किसके लिए यूज है? उसकी एक्टिविटीज को रोक देगा, सीड की जर्मिनेशन को रोक देगा। इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड द डोरमेंसी, डोरमेंसी पीरियड जो होता है उसमें प्लांट को ले आएगा। इट इज वाइडली यूज्ड एज ए स्प्रेइंग एजेंट ऑन ट्रीज टू रेगुलेट ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट्स, कि फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट के ऊपर, उनको प्लांट्स के ऊपर इसके स्प्रे इसलिए कर दिया जाता है कि जो फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप आउट हो जाएं। Induce the seed dormancy and aid in the withstanding desiccations and the various other undesired growth factors. Desiccation होता है सूखा, प्लांट जो सूखे की मार को झेलने के लिए उसको एब्सिसिक एसिड क्या है प्रमोट करता है, विथस्टैंड होता है उसके टाइम पर, उस पीरियड में उसको सर्वाइव करने में एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। लास्ट हार्मोन है इथाइलिन, जिसको हम प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों में ही काउंट करते हैं, और एक ही गैसियस हार्मोन भी है। अभी तक सारे केमिकल हार्मोन्स थे, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। याद रखना कि इथाइलिन कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और एजिंग टिश्यूज में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। इथाइलिन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड के साथ बाइंड अप होते हैं। इथाइलिन बोथ ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और एजिंग टिश्यूज में हेल्प करता है। जो हमारे फ्रूट्स राइप करते हैं उनके पास से एक अलग सी स्मेल आती है, वो इथाइलिन की होती है। और उनके पास अगर जैसे यहाँ पर राइपनिंग बनाना है, उसके साइड में आप अनराइप बनाना को रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो भी राइप हो जाएंगे, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन गैस एंड इथाइलिन हार्मोन, और इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट की राइपनिंग उसको रेगुलेट करता है, ऑर्गन की एक्सपेंशन है जो प्लांट के अंदर उसको रेगुलेट करता है, सेनिसेंस को, जीन के एक्सप्रेशंस को, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम है जो वो इथाइलिन करता है। C2H4 ये इसका फॉर्मूला है। तो इथाइलिन के और फंक्शंस क्या हैं कि यूजली एज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेगुलेटिंग द मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, जो हमारे आलू होते हैं उनके अंदर इस तरीके से अगर कुछ टाइम तक रखे रहते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी सी ऐसे ग्रोथ्स आ जाती हैं, उनको हम पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग्स बोलते हैं। अगर आप उनको अलग करके लगा दोगे सॉइल के अंदर तो वो एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इनको इंक्रीज करने का काम भी कौन करता है? अगर यहाँ से ऐसे काट के उनको अलग अलग करके लगा दोगे, जिनको हम आइस भी बोलते हैं, तो उसके वो किसकी वजह से आती हैं? वो इथाइलिन की वजह से होती है। डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है सीड और बर्ड्स की, रेस्पिरेशन रेट को इनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कब कर देता है? जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है। अप्लाइड टू द रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटेक्स, रबर से रबर को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है, या फिर वहाँ से रबर को फॉर्मेशन होने के बाद उसको जो प्लांट से कैसे कलेक्ट किया जाता है, जैसे प्लांट है उसके अंदर एक कट लगा दिया जाता है और उस कट के नीचे एक टंसिल्स या फिर कोई भी बर्तन रख दिया जाता है जिसमें वो रबर इकट्ठा होता रहता है।
दैट मीन्स कि वो जो लेटेक्स है यहाँ पर, जो इसके अंदर वो प्लांट के अंदर लेटेक्स बना हुआ है, वो इसका फ्लो यहाँ तक आना, उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? इथाइलिन हार्मोन करता है। और इसके बाद क्या है? सेनेसेंस को फैसिलिटेट कर देता है, एब्सिशन को फैसिलिटेट कर देता है, फ्लावर और लीव्स दोनों के अंदर। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स को इंक्रीज कर देता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है सीडलिंग की, उसको इंक्रीज कर देता है। रूट हेयर की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। तो ये सब कुछ किसके प्रेजेंस में होते हैं? इथाइलिन की प्रेजेंस में। एक समराइज है ये आपके पांचों हार्मोन्स का, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन की समराइज में क्या है कि आप सिर्फ इतना भी याद कर लोगे तो भी आपके लिए इनफ। ऑक्सिन में क्या है? सेल ग्रोथ होगी, सेल इलोंगेशन होगा, सेल प्रोमोटिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल बर्ड्स, फ्रूट फॉर्मेशन, इसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। जिब्रेलिन स्टिमुलेट करता है ब्रेक द डोरमेंसी, ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ द लीव्स। एब्सिशन डोरमेंसी ऑफ द एम्ब्रियो, उसको ब्रेक करता है, उसको उसके रिस्पॉन्सिबल होता है डोरमेंट पीरियड के लिए एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ द राइपेंड लीव्स एंड द फ्रूट्स, जो भी आपके प्लांट के ऊपर पत्ते बड़े हो गए हैं, एज्ड में आ गए हैं, वो गिर जाएंगे, और जो फ्रूट्स राइप हो गए हैं वो एब्सिसिक एसिड की वजह से टुवर्ड द ग्राउंड गिर जाते हैं, या फिर वो उस ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं, प्लांट को छोड़ देते हैं। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है, राइपनिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेस अमाउंट ऑफ इथाइलिन कॉज द ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स एंड द फ्रूट्स, ज़्यादा हार्मोन अगर इथाइलिन का हो जाता है तो राइपनिंग भी होती है और ड्रॉपिंग, प्लांट से उसका गिरना भी होता है। तो ये सब कुछ आपके प्लांट हार्मोन्स थे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।